आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। जी सलाम की खबर का असर हुआ है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर के कत्ल और गैंगरेप का मामला। दिल्ली के वज़ीर इमरान हुसैन ने मुतासिरा के कुनबे से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 लाख की माली इमदाद का भी ऐलान किया है। दिल्ली के संगम विहार इलाके की रहने वाली थी मुतासिरा और जी सलाम पर यह खबर दिखाई गई, उसका असर हुआ है। दिल्ली के वज़ीर इमरान हुसैन ने मुतासिरा के कुनबे से मुलाकात की। इसके साथ ही 10 लाख की माली इमदाद का ऐलान भी किया है। तो जी सलाम की खबर का असर हुआ है। दिल्ली खातून के साथ गैंगरेप हुआ था, उसका कत्ल कर दिया गया था। इस मामले को जी सलाम ने उठाया था, इस खबर को दिखाया था तरजीह के साथ और उसका असर हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने मुतासिरा के अहले खाना से मुलाकात की। न सिर्फ मुलाकात की बल्कि 10 लाख की माली मदद का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही इंसाफ दिलाने की भी बात कही है। पूरे मामले की जांच को लेकर भी जिक्र किया है। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली की खातून कमीशन की तरफ से भी एक नोटिस भेजा गया था। ये खबर भी जी सलाम ने दिखाई थी और अब इस खबर पर नोटिस लेते हुए जी सलाम पर यह खबर चलने के बाद दिल्ली सरकार में मिनिस्टर इमरान हुसैन ने इस पर नोटिस लेते हुए मुतासिरा के अहले खाना से मुलाकात की। 10 लाख की माली मदद का भी ऐलान किया। बिहार में जो केस हुआ है उसके अंदर आए हैं यहाँ पर और फैमिली को लीगली हेल्प दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है दिल्ली सरकार ने और लीगली पूरी हेल्प इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके और दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। ये बहुत गंभीर मामला है कि संगम विहार में सिविल डिफेंस की एक वॉलंटियर के साथ बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आज दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान भाई, मैं, पड़ोस के विधायक प्रकाश जारवाल जी, आदिल खान भाई, हम सब यहाँ पे परिवार से मिलने आए थे। परिवार की मांग है कि इसके अंदर जो जांच है उसके अंदर ढिलाई बरती जा रही है, उसको जो है ढंग से किया जाए। मंत्री जी ने यहाँ के डीसीपी साहब जो है मीना जी, उनसे बात की है। मीना जी ने बताया है क्योंकि जो लड़की की बॉडी है वो सूरजकुंड के अंदर बरामद हुई है और जो आरोपी है उसने अपने आप को दिल्ली में कालिंदी कुंज थाने में सरेंडर किया है। लिहाजा दिल्ली में उस आरोपी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया और वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो पूरी बाइट भी यहाँ हमने आपको सुनाई इमरान हुसैन की। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज भी मीडिया के सामने बयान देते हुए नजर आए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इस खबर को तरजीह नहीं दी जा रही थी, लेकिन जी सलाम ने इस खबर को पूरी तरजीह के साथ उठाया, खबर चलाई और अब इसका असर हुआ है। जी सलाम की खबर का असर हुआ है। दिल्ली सरकार के मिनिस्टर इमरान हुसैन ने मुतासिरा के अहले खाना से मुलाकात की। न सिर्फ मुलाकात की, इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई, इसके साथ साथ 10 लाख रुपए की माली मदद भी की है। और यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 7 सितंबर से असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे की शुरुआत होगी। अयोध्या से यूपी दौरे की शुरुआत करेंगे ओवैसी। 7 सितंबर को अयोध्या पहुंचेंगे AIMIM सदर। 8 सितंबर को सुल्तानपुर, 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करेंगे ओवैसी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं 7 सितंबर से और ये शुरुआत हो रही है अयोध्या से। यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या से कर रहे हैं ओवैसी। इसके साथ ही 8 सितंबर को सुल्तानपुर, 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करेंगे ओवैसी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया है। इस मौके पर पीएम ने 125 रुपए का सिक्का भी जारी किया। पीएम ने कहा कि परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और आज हम श्री प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती मना रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें काफी अपनापन लगता है। श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे साधना का सुख और संतोष दोनों एक साथ मिल जाए। इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपद स्वामी ने लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। मैं सामने स्क्रीन पर अलग अलग देशों से आप सब साधकों को देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों मन एक भावना से बंधे हो, लाखों शरीर एक कॉमन कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हो। ये वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है जिसकी अलख प्रभुपाद स्वामी जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की लागत से बने पीएम सीएम आवास योजनाओं के घरों का इफ्तिताह किया। इस दौरान सीएम योगी ने 5,51,000 मुस्तफिदीन को नए घर की चाबी सौंपी। पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के घरों को देने के प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी ने मुस्तफिदीन से वर्चुअल राब्ता भी किया। अपने खिताब में सीएम योगी ने कहा कि अच्छी सरकार जब मुंतखब की जाती है तो सबको इसका फायदा होता है। सीएम योगी ने बताया कि 4 साल में 42 लाख लोगों को मकान दिए जा चुके हैं। इस दौरान सीएम योगी ने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले अपोजिशन के एजेंडे में गरीब नहीं था। देखिए, 4 वर्ष में लगभग 42 लाख के आसपास लोगों को आवास उपलब्ध हो रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 30 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो मुश्किल से 53 लाख लोगों को 30 वर्षों में आवास मिल पाया था। यानी पहले ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के पिछले 2014 के पहले देश के अंदर जो सरकार होती थी उसके एजेंडे में गरीब नहीं होता था। उसके एजेंडे का हिस्सा न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा। जो विकास पहले जातिवाद खा जाता था, क्षेत्रवाद खा जाता था, भाई भतीजावाद खा जाता था, आज वह विकास हर गरीब को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अच्छी सरकार चुनी जाएगी तो शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर गांव को बिना भेदभाव के प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यूपी में होने वाला असेंबली इलेक्शन को देखते हुए सूबे की बीजेपी सरकार ने अब मुस्लिम वोट बैंक पर नई हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी है। बीजेपी अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ बोनस वोट जुटाने में भी लग गई है। इसके लिए बीजेपी अक़लियती मोर्चा हर बूथ पर 100 इजाफी मुस्लिम वोट हासिल करने की हिकमत अमली के साथ मुस्लिम प्रबुद्ध सम्मेलन कराने की भी तैयारी में है। इसके अलावा बीजेपी की नजरें यूपी में मुसलमानों की पसमानदा जातों पर भी टिकी हुई है। इसके लिए बीजेपी सरकार में कमीशन और पार्टी में तवज्जो देकर पसमानदा मुस्लिम जातों के बीच गहरी पैठ बनाने की कोशिश की जा सकती है।
देखिए, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये परसेप्शन विपक्षी दलों के द्वारा और कुछ मौलाना मुल्लाओं के द्वारा ये बनाने का प्रयास किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के एजेंडे पर जिस तरह से हमने काम किया है, लोक कल्याणकारी योजनाओं में जिस तरह से हर वर्ग को हमने लाभ पहुंचाने का काम किया है, आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा सभी अल्पसंख्यक बिरादरियों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई अभियान चला ले, कोई कार्यक्रम कर ले, कहीं भी चली जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना सम्मान हो रहा है उनके नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का, सबने देख लिया है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गांव का गरीब परेशान है। विदाई का समय आ गया है। 15 सितंबर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रियासत में सामाजिक संकल्प रथ निकालेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल सिंह यादव रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रथ जदीद सहूलियात से लैस है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के इटावा जिला सदर का कहना है कि सामाजिक रथ से ही लोगों को इंसाफ मिलेगा और आवाम के लिए बेहतर होगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन रथ इसलिए भी जरूरी है कि इस प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर और मुसलमान हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इन सब चीजों को लेकर कई दलों के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की है बीच में। तो हम ये मानते हैं कि 15 सितंबर के बाद, जैसा भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है, 15 सितंबर के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो जगह और जो भी तिथि निश्चित करेंगे, इस यात्रा का शुभारंभ होगा। और जनूबी मशरकी एशिया और अफ्रीका के ममालिक में कोविशील्ड का नकली टीका सामने आने के बाद यूपी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। बता दें कि WHO ने नकली टीका मिलने की तस्दीक की है। NHM यूपी की डायरेक्टर अपर्णा उपाध्याय की जानिब से वैक्सीन की सप्लाई चेन की निगरानी व मेयार की जांच और सख्ती के साथ करने के अहकाम दिए गए हैं। जी मीडिया की टीम ने यूपी के वजारत सेहत जयप्रताप सिंह से खास बातचीत की है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी, उनसे बात करते हैं। सर, जो बाहरी देशों में कुछ जगहों पर कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो फेक पाई गई, जिसको लेकर यूपी में भी अलर्ट है, क्या कुछ अलर्ट है? सभी सेंटर्स पर जितने भी वैक्सीनेशन हम लोग करा रहे हैं, जो हमारे पास सप्लाई आता है, प्राथमिकता पर जो सप्लाई हमको बाहर से आ रहा है, माने केंद्र सरकार के द्वारा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन को लेके और जिन जिन सेंटर्स में लगभग हमारे 13-14 हज़ार सेंटर्स हैं, सभी CMOs को, सभी हमारे स्पेशल ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी को, सबको बता दिया गया है कि जहाँ जहाँ इस तरह का कहीं दिखेगा तो उसको अलग कर दीजिएगा, क्योंकि वैक्सीन तो अभी जैसे पैक होके आता है वैसे ही आता है, तो इसलिए सामने दिखने में तो पता चलेगा नहीं। कहीं अगर कहीं थोड़ा सा डाउट लगता है तो उसको फिर अलग करने के लिए बोल दिया गया सब जगह। इसलिए कोई निगरानी कमेटी बना दी गई है? नहीं, निगरानी कमेटी ऊपर से तो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। हमारे जो वैक्सीनेशन को रोकते हैं DG जो फैमिली वेलफेयर हैं, उनके माध्यम से पूरा समीक्षा भी हो रहा है। डे टू डे उसका मॉनिटरिंग होता है। नॉर्मली वैक्सीनेशन का मॉनिटरिंग उनके द्वारा होता है और NHM भी उसको देख रही है, तो दोनों मिलकर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं इसका। इस बार नए महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। आज 1 सितंबर से गैर सब्सिडी घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई है। इससे पहले 18 अगस्त को भी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई थी, जबकि जुलाई महीने में रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया था। महंगाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार तीसरे महीने LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन से परेशान लोगों के साथ ये कैसा मजाक हो रहा है। सितंबर के पहले दिन बढ़े दामों के साथ गैस सप्लायर्स को भी खरी खोटी सुननी पड़ रही है। गैस के दाम इतना बढ़ गया है, हम लोग कैसे लेंगे बोलिए? तो इतना दाम बढ़ गया, हम लोग गरीब आदमी कैसे गैस चलाएंगे? हाँ, गैस के दाम कमाइए आप लोग,
तो अभी तो 25 रुपया बढ़ चुका है। हर महीना ही बढ़ रहा है, तो इसका आगे भी बढ़ा 25 रुपया ना कितना, फिर ई महीना में 1 तारीख से आज भी 25 रुपया बढ़ गया। काहे? गैस का दाम 25 रुपया बढ़ गया है। हर महीने में तो एक बार 2 बार दाम बढ़ जा रहा है। कस्टमर बोल रहा है कि इतना दाम बढ़ने से हम लोग कहाँ से देंगे, लॉकडाउन का बाजार है, काम धंधा नहीं हो रहा है। गैस का इतना दाम बढ़ जाएगा तो आदमी खाएगा क्या? गरीब आदमी लोग गैस लेने नहीं सक रहा है, कितना घर से गैस रिटर्न हो रहा है। यही सब कस्टमर बोल रहा है दाम बढ़ जाएगा, सरकार इतना दाम बढ़ा रहा है, लॉकडाउन में हम लोग कहाँ जाएंगे। लगातार बढ़ रहे तेल के दामों को लेकर आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हमलावर नजर आए। बढ़ती महंगाई पर राहुल ने कहा कि सरकार आम लोगों को एक साथ दोहरे चोट दे रही है, जिससे आम लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज के दाम बढ़ते हैं। आज राहुल गांधी जी से जब पूछा गया वैट और उनके राज्य, जो शासित राज्य है कांग्रेस द्वारा, वैट और एक्साइज के विषय में, तो कहीं ना कहीं गोलमोल करते नजर आए। अपने राज्यों में वैट को कम करके ऑयल प्राइस पे कमी लाई जा सकती है क्या? इस पे राहुल गांधी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु कहीं ना कहीं जीडीपी को लेकर आज भ्रम फैलाते हुए नजर आए हैं। जनता सब देख रही है, जवाब देगी। इस मौके पर राहुल ने मोदी हुकूमत के 7 सालों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, जबकि उन्हीं के कैबिनेट के वजीर खजाना मोनेटाइजेशन की बात कर रही हैं। अब इसकी चोट किसको पहुंच रही है, ये बताने वाला कोई नहीं है। पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका? डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अवामी मसाइल को लेकर ऑपोजिशन जमातों पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूपीए की सरकार में महंगाई और बदउनवानी के नाम पर ऑपोजिशन में बैठी बीजेपी जमकर हंगामा करती नजर आ रही थी। ऐसे में जब खुद की सरकार है तो वही बीजेपी बढ़ती महंगाई को लेकर अलग तरीके से पेश करती है। ऐसे में बड़ा सवाल ऑपोजिशन के अंदाज पर भी उठता है, जो महज इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। उमर अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को लेकर तजब्बुस की कैफियत के लिए मरकजी हुकूमत की तनकीद की है। जम्मू में पार्टी कारकुनान की मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबान के हवाले से मरकजी हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ये वाज़ेह करना चाहिए कि वो तालिबान को किस नजरिए से देखता है। वहीं जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतखाब से कबल जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत ने इस पर कोई फैसला नहीं किया तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। आप कहते हो एंगेजमेंट शुरू होनी चाहिए या नहीं, एंगेजमेंट तो कर रहे हैं। ये तो आज की खबर है कि कतर में आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि होना चाहिए? आप कर रहे हैं। Either Taliban is a terror organization or it is not. Please clarify to us how you see the Taliban. Is the Taliban a terror organization? If it is not, will you move in the United Nations to have it delisted as a terror organization? Because right now you are presiding over the United Nations Security Council.
If it is a terror organization, then how do you distinguish between Taliban and other terror groups? If it is not a terror organization, then please move in the United Nations to have it removed from that list of terror organizations. Let their bank accounts start functioning, and let's not treat them differently. But you can't have different yardsticks for different organizations. If they're a terror organization, why are you talking to them? आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर को बेबुनियाद बताया है, जिसमें कश्मीर से कई नौजवानों के लापता होने का दावा किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आईजीपी के हवाले से ट्वीट कर कहा है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से 60 के करीब नौजवान लापता है। ट्वीट में आईजीपी ने कहा है कि ये बिल्कुल जाली खबर है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए हिफाजती दस्तों ने गांदरबल में कसीर तादाद में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों से कसीर तादाद में असला बरामद किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और एसओजी की टीम ने सरदा बाग के जंगलाती इलाकों में असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान AK-47 मैगजीन और ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के जानिब से मुनक्किद खत्ताती मुकाबले में तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान ये पहला मौका है जब यूनिवर्सिटी में खुशनवेसी मुकाबलों का एहतमाम किया गया है। मुकाबले में श्रीनगर समेत कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के डिग्री कॉलेज की लड़कियों ने शिरकत की है। वाज़ेह हो कि कोविड बहरान के सबब गुज़िश्ता 2 सालों से इस तरह की सरगर्मियां बंद पड़ी हुई थी। हालात में बेहतरी के बाद तलबा यूनिवर्सिटी में लौट चुके हैं। तलबा के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से पेंटिंग, डिबेट, सेमिनार, कैलीग्राफी और दीगर मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है। 2 हफ्तों से चल रहे इन मुकाबलों में लड़कियों की शमूलियत अच्छी खासी है। खासकर खत्ताती में वो जौक और शौक से हिस्सा ले रही हैं। तालिबात ने मुस्तकबिल बुनियाद पर इस तरह के मुकाबलों का एहतमाम किए जाने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे उन्हें अपनी सलाहियतों का सामने लाने का उन्हें मौका मिलेगा। वाज़ेह हो कि अरबी, फारसी और उर्दू में खत्ताती की पुरानी रिवायत है। I think girls love to do these kind of things. Like थोड़ा कैलीग्राफिक पार्ट होता है, अच्छी हैंड राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा है कि इसमें थोड़ा आजकल आर्ट का कल्चर भी आने लगा है, उस वजह से और कश्मीर में ये काफ़ी चल भी रहा है। एज अ वी मुस्लिम्स वी लव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये अरबिक में आता है, हम लोग कुरानिक वर्सेस इसमें देखते हैं, सो पर्शियन, फारसी इसमें आ जाता है। तो हम लोग इसीलिए इसको रिवाइव करने के लिए थ्रू इवन मॉडर्न टाइप ऑफ थिंग्स भी इसमें यूज़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा अट्रैक्टिव हो रहा है फॉर गर्ल्स। जो ही हम कैलीग्राफी स्टार्ट करते वी फील रिलैक्स, हम अपना हुनर दिखाते हैं। आजकल कुछ ऐसा, मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ कैलीग्राफी में यहाँ, क्योंकि ऐसे कंपटीशन यहाँ इतने नहीं होते हैं। एंड आई एम थैंकफुल जो यहाँ ये कश्मीर यूनिवर्सिटी जो यहाँ ये कैलीग्राफी के लिए कंपटीशन किया, क्योंकि इससे एक सुकून मिलता है एक दिल को। क्योंकि जब हम अपनी आर्ट दिखाते हैं, कला दिखाते हैं, दैट वी फील रिलैक्स दैट हमने कुछ किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस यूनिवर्सिटी कि हमें आज ऐसा इनिशिएटिव मिला, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स बहुत मिले ताकि ज़्यादातर लड़की को इसमें ज़्यादा कुछ सॉफ्ट एंड होता है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इससे ये सिर्फ ये नहीं है ज़रिया कि एक लड़की या एंटरप्रेन्योर भी बन सकती है। ये हमारे कल्चर का एक अहम अंग है। आप जब हिस्ट्री पे नज़र दोहराते हैं तो हमारे कल्चर ने पर्शियन का दौर भी देखा, हमारे कल्चर ने उर्दू का दौर भी देखा है, हमारे कल्चर ने संस्कृत का भी दौर देखा है। और जो पर्शियन अरबिक का जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, कैलीग्राफी का जो आर्ट है, जो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं इस फ़न को, इस आर्ट को वापस लाएं, खासकर यूथ में इसमें हम उनको एनकरेज करें ताकि ये आर्ट ज़िंदा रहे और आगे हम दूर दूर तक इसको आगे तक ले जाएंगे और कोई इसको प्रोफेशन एज ले सकता है। और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ इन कॉम्पिटिशन्स में फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स हैं बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हफ्तावार लॉकडाउन जारी है। जहां इतवार को सड़कें सुनसान नजर आई, वहीं अगले दिन लोग एहतियात के साथ बाजार पहुंचे। इस दौरान जगह जगह वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी है। रियासत की वजीर सेहत वीना जॉर्ज लगातार हालात की हकीकत जानने के लिए असला का दौरा कर रही हैं। एर्नाकुलम पहुंची वजीर सेहत का कहना है कि कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीनेशन ही आखिरी रास्ता है, इसलिए रियासत में मजीद वैक्सीन की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। Today I have visited Ernakulam district and I had conducted meetings on the infrastructure development of medical college and also cancer care center. Honorable Minister for Industries Sri P. Rajiv was also there in the meetings, and also I did COVID review of the district. So we are aiming at vaccinating the total population, eligible population above the age group of 18 by first dose within 10 days. As you know, Ernakulam is one of the districts who has done a wonderful work when you analyze the vaccination of the total state. We'll be finishing, we'll be finishing the first dose, the total population above 18 years of age with first dose by September 10. Again, that depends on the availability of vaccine. इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।